अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, बी पे आप टिक लगा दो, लेमार्क ने। सबने पढ़ रखा है, सबको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डार्विन की पुस्तक प्रजाति की उत्पत्ति प्रकाशित हुई। डार्विन की पुस्तक प्रजाति की उत्पत्ति प्रकाशित हुई। अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़ रखे हैं यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटे छोटे हैं, 2 रुपए के इजी से भी इजी। जल्दी बताओ फास्टली, डार्विन की पुस्तक प्रजाति की उत्पत्ति प्रकाशित हुई, बी पे आप टिक लगा दो 1859 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। कुल 75 क्वेश्चन आज के लेक्चर में करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ और फिर देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा। पढ़ लिए चारों ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो, उपयोग एवं अनुप्रयोग। ये डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, लेमार्क के सिद्धांत का हिस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर दिन लिखूंगा निकल जाओगी, रात लिखूंगा ढल जाओगी, सुकून लिखूंगा मुकर जाओगी, मौसम लिखूंगा बदल जाओगी, हवा लिखूंगा उड़ जाओगी, पहाड़ लिखूंगा टूट जाओगी, पेड़ लिखूंगा गिर जाओगी, रंग लिखूंगा बदल जाओगी, नदी लिखूंगा बह जाओगी, अपना लिखूंगा पराया हो जाओगी। चलो सांस लिखता हूँ, जब जाओगी हमें संग ले जाओगी। पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटे। पेंजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया। पेंजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया, जल्दी बताओ फास्टली। पेंजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया, ए पे आप टिक लगाओ, डार्विन ने। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन भिन्न कार्य करते हैं कहलाते हैं। उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य भिन्न कार्य करते हैं, भिन्न कार्य करते हैं कहलाते हैं, सजातीय अंग कहलाते हैं। ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, ये भी कोई क्वेश्चन है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवाश्मों का अध्ययन करती है कहलाती है पेलियोंटोलॉजी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम पेपर में फंसा हुआ मिलता है। इतना इजी, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आता ही आता क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे उभयचर और सरीसृप के बीच की लुप्त कड़ी माना जाता है। सिमोरिया का नाम सुना आपने, अबे घिमोरियाँ थोड़ी ना, सिमोरिया का नाम सुना है, हाँ सुना है। ए पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंग जो देखने में समान हैं और समान कार्य करते हैं लेकिन उत्पत्ति भिन्न है कहलाते हैं अनुरूप अंग, अनुरूप अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जानवरों में पेटाजिया जानवरों में पेटाजिया का विकास किस प्रकार का अनुकूलन है। उड़ान संबंधी, वृक्ष संबंधी, जलीय संबंधी, गुफा संबंधी। गुफा, है। ए पे आप टिक लगा दो। जानवरों में पेटाजिया का विकास किस प्रकार का अनुकूलन है, उड़ान संबंधी। यही है ना राइट ऑप्शन, हाँ यही होगा यार, कुछ सोचने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवाश्मों की आयु मापने की विधि क्या है। देखो वो विधि है C14 रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा, C14 रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है, वो कहा जाता है, डी पे आप टिक लगाएं, एलोपैट्रिक प्रजाति। ध्यान देना, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है एलोपैट्रिक प्रजाति। तभी तो बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो जब एग्जाम पेपर देने जाओ। जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट में डालूंगा सब आपको अच्छे से कवर कर लेना, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आनुवांशिक बहाव की घटना किससे संचालित होती है, यानी कि आनुवांशिक बहाव की घटना किससे संचालित होती है। वो छोटी जनसंख्या से होती है। ठीक है, छोटी जनसंख्या से, छोटी है पर है मोटी। किसके निबंधों ने डार्विन के विचारों को अत्यधिक प्रभावित किया। किसके निबंधों ने डार्विन के विचारों को अत्यधिक प्रभावित किया।
तो बोथ है बी पे आप टिक लगा दो, माल्थस इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, डार्विन के फिंच विकास के पक्ष में साक्ष्य कहाँ से आते हैं? डार्विन के फिंच विकास के फिंच यानी कि डार्विन के फिंच विकास के पक्ष में साक्ष्य कहाँ से आते हैं? सी पे आप टिक लगा दो, बायो जियोग्राफी से। ठीक है, बायो जियोग्राफी, जियो का नाम लेना मत भूलना, हर जगह जियो फैला हुआ है। लेमार्क के विषय में कौन सा कथन सत्य है? लेमार्क के विषय में कौन सा कथन सत्य है? एक कथन सत्य है, पर है कौन सा वो आपको पहचानना है। यहाँ डी पे टिक लगाओ, उन्होंने अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने यूनिट बाय यूनिट सभी लेक्चर पढ़ रखे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बिल्कुल आप सही सही बताओगे। देखता हूं कौन कौन बिल्कुल सही सही बताता है। स्तनधारियों द्वारा उत्पादित शुक्राणु लाइसिन को कहा जाता है। स्तनधारियों द्वारा उत्पादित शुक्राणु लाइसिन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है हाइल्यूरोनिडेस, हाइल्यूरोनिडेस। क्वेश्चन नंबर 17, निषेचन के बिना अंडे के विकास की प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान देना, निषेचन के बिना अंडे के विकास की प्रक्रिया कहलाती है। ए पे आप टिक लगाओ, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो, शुक्राणु द्वारा अंडे में प्रवेश में मदद करता है शुक्राणु लाइसिन। सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये पता, फेलोपियन ट्यूब में होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाह्य निषेचन किस में होता है? वही उभयचर में होता है। सारे क्वेश्चन आपके पढ़े पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। विदलन के द्वारा कोशिकाओं की बनी ठोस गेंद कहलाती है, वो कहलाती है, डी पे आप टिक लगाएं, मोरूला इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, शुक्राणुओं का निर्माण और विभेदन कहलाता है, वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कभी उपरोक्त में से कोई नहीं ठोक दो। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अंडे की बाहरी सतह को पचाने में मदद करने वाला अंग है, वह है एक्रोसोम इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, शुक्राणु जनन के दौरान क्या होता है? माइटोसिस और म्यूसिस दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शुक्राणु जनन में शामिल परिपक्वता चरण है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, शुक्राणुओं में एक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं? साहब 4 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, पोलर बॉडीज का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? पोलर बॉडीज का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? आप डी पे टिक लगाएं, ओजेनेसिस में होता है। ठीक है, पोलर बॉडी का जो निर्माण होता है ना, वो ओजेनेसिस में होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, म्यूसिस के बिना शुक्राणु जनन किस में होता है? म्यूसिस के बिना, तो वो उसका नाम सुना आपने, मधुमक्खी का। शहद तो कभी आपने खाया होगा। हाँ, तो शहद कौन बनाती है? मधुमक्खियाँ बनाती हैं। कितने प्रकार की मधुमक्खी होती हैं 5th सेमेस्टर में आप पढ़ के आ रखे हैं। अरे यार, आपसे बड़ा कौन इंटेलिजेंट है? आप तो वो हो जो सबसे बड़े इंटेलिजेंट हो। बी पे आप टी लगा दो, मधुमक्खी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कोशिका शुक्राणु को पोषण देती है? सल्टोली कोशिकाएं जितनी भी होती हैं ना, वो सब की सब शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। पोलर बॉडी क्या है? पोलर बॉडी है क्या चीज़? जल्दी बताओ, पोलर बॉडी क्या चीज़ है? देखो सी पे आप टिला दो, अंडे के निर्माण के समय बनी निष्क्रिय कोशिका, वो क्या होती है? पोलर बॉडी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, सतही विदलन पाया जाता है। सतही विदलन यानी कि सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है। तो सतही विदलन किस में पाया जाता है? भाई बड़ा मामला गंभीर है यार ये तो। सतही विदलन पाया जाता है कीटों में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, सर्पिल विदलन पाया जाता है। सर्पिल विदलन किस में पाया जाता है? ये सब आपको पता होना चाहिए। सी पे आप टिक लगाओ, एनेलिड में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विदलन के दौरान क्या होता है? विदलन समझ रहे हो ना? विदलन के दौरान क्या होता है? कोशिकाओं का आकार घट जाता है। हमेशा याद करना कि विदलन के दौरान कोशिकाओं का आकार क्या होता है? घटता है, घटता है, घटता है। रट्टा मान लो, याद कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मुर्गी के अंडे में होने वाला आंशिक विदलन कहलाता है। मुर्गी पहले आई या अंडा? एक जमाने से पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला, मुर्गी पहले आई या अंडा? मुर्गी के अंडे में होने वाला आंशिक विदलन कहलाता है। यार मुर्गी के अंडे में होने वाला आंशिक विदलन कहलाता है मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, आइसोलेसिथल, अप्रत्यक्ष दरार। क्या कहलाता है बेटा? ए पे टिक लगा दो, मीरोब्लास्टिक, यानी कि मीरोब्लास्टिक इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। परिपक्व अंडाणु के केंद्रक में जब आरएनए बढ़ जाता है, अरे हाय, परिपक्व अंडाणु के केंद्र में जब आरएनए बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं पूर्वनाभिक निषेचन शंकु, दरारदार नाली, जनन पुट्टिका। अरे हाय, डी पे आप टिक लगा दो, जनन पुट्टिका इज द राइट ऑप्शन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ओवल्यूशन किसके प्रभाव से होता है, LH, FSH, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो ओवल्यूशन यानी कि ओव्यूलेशन किसके प्रकार से होता है, ओव्यूलेशन किसके प्रकार से होता है, तो यार वो होता है किसके प्रकार से होता है, इन्हें तो घुमा दिया यार, LH। ठीक है, LH पे टिक लगा दो, LH इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, प्रजाति ए का शुक्राणु प्रजाति बी के डिम को निषेचित क्यों नहीं कर सकता है। प्रजाति ए का शुक्राणु प्रजाति बी के डिम मतलब अंडे को निषेचित क्यों नहीं कर सकता। सी पे देखो, ए के एंटी फर्टिलिजिन और बी के एंटी फर्टिलिजिन अनुकूल नहीं है। देखो जो ऑप्शन ज़्यादा बड़ा लगे ना समझ लो वही जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, तो सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बार बार हजार बार पूछो, ये पूछने की चीज़ है, बार बार विदलन के बाद कोशिकाओं में क्या कम हो जाता है, बार बार विदलन के बाद कोशिकाओं में क्या कम हो जाता है। बी पे आप टिक लगाओ, साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, शुक्राणुओं में एक्रोसोम प्रतिक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है, क्षमता से, लाइसिन के निकलने से, सोडियम प्लस अंतःप्रवाह से या फर्टिलाइजिन के निकलने से। अब इसका राइट ऑप्शन आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, सी पे टिक लगा दो, Na+ के अंत प्रवाह से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 देखो, शुक्राणु की धारिता का अर्थ है शुक्राणुओं का विस्तार, परिपक्वता, एक्रोसोमल एंजाइम का उजागर होना, पूंछ का टूटना। सी पे आप टिक लगा दो, एक्रोसोमल एंजाइम का उजागर होना। ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम का उजागर होना। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, 41 देखते हैं, देखो बिटेलिन झिल्ली मौजूद होती है, बिटेलिन झिल्ली केवल डिम में मौजूद होती है। ठीक है, डिम मतलब अंडे में, एग में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, मेरोब्लास्टिक विदलन किस में देखा जाता है, सरीसृप में। मेरोब्लास्टिक विदलन जो होता है वो सरीसृप में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा पढ़ने के लिए। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, स्तनधारी का ब्लास्टोसील किसके तुलनीय है। आप सोच रहे होगे सर अपने आप तो इतने इजी क्वेश्चन बढ़ा रहे हो और हमारे लिए इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ला दिया। ये तो पहले से चलता आ रहा कहानी, एक इजी क्वेश्चन करवा दिया था बेटा, अब जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करके दिखाओ। स्तनधारी का ब्लास्टोसील किसके तुलनीय है, योगसेक, कूपिक गुहा, सिलोम या फिर गठ, किसके बताओ। अरे बी पे आप टिला दो, कूपी का गुहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन देखते हैं, मेसोड्रम की स्प्लेनचेनिक परत किससे संबंधित है। मेसोड्रम की स्प्लेनचेनिक परत किससे संबंधित है, एंडोड्रम से, एक्टोड्रम से, कोरियोन से या अस्थाई परत से। बी पे आप टिक लगाए, मेरे ख्याल से बी नंबर इज द राइट ऑप्शन 44 का। ठीक है, एंडोड्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एमनियन क्या है। एमनियन जो होता है ना वो एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली होती है। ठीक है, एमनियन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, फेफड़ों का निर्माण किससे होता है, इपीमियर से, मीसोमियर से, एक्टोड्रम से या एंडोड्रम से। फेफड़ों का निर्माण किससे होता है, वो होता है एंडोड्रम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, नखूनों का निर्माण किससे होता है, एक्टोड्रम से, मेसोड्रम से, एंडोड्रम से या इपीमियर से। किससे होता है, ए पे आप टिक लगाएं, एक्टोड्रम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, जननांगों का निर्माण किससे होता है, एक्टोड्रम से, मेसोड्रम से, मेसोमियर से या एंडोड्रम से। जननांगों का निर्माण किससे होता है, जननांगों का निर्माण किससे होता है, बी पे आप टिक लगाएं, मेसोड्रम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो मैं खुद लग रहा होगा कि यार सर सच में आपने इतने बड़े इतने ईजी इतने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ईजी, और सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी पहले। 49 देखो, भ्रूण द्वारा योगदान किया हुआ प्लेसेंटा का भाग है, कोरियोन, योगसेक, इम्नियन या एलेंटोटोइस। क्या लग रहा है आपको, एलेंटोइस क्या लग रहा है आपको, भ्रूण द्वारा योगदान किया हुआ प्लेसेंटा का भाग है। तो ए पे टी लगाएं, कोरियोन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। कौन सी झिल्ली भ्रूण को तरल पदार्थ से भरी गुहा में घेरे रखती है, कौन सी झिल्ली भ्रूण को तरल पदार्थ से भरी गुहा में घेरे रखती है। हाँ यार होती तो है और सबने देखी भी है, एलेंटोइस, कोरियोन, एमनियन या योगसेक, कौन सी झिल्ली। अब बताना आपके इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी पे आप लगा दो, एमनियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, वृषण यानी कि वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में किस में रहते हैं,
यानी कि वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में किस में रहते हैं? वैसे तो अधिकांश जंतुओं के जो वृषण होते हैं वो बाहर लटके होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि एक चीज़ ऐसी है जिसके वृषण जो होते हैं ना वो उदर गुहा में रहते हैं। ठीक है, हाथी में, व्हेल में, आर्मेडिलो में या उपरोक्त सभी में। क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? डी पे आप टिला दो, सभी में ऐसा होता है। ओके, हाथी में भी यार क्या है यार, हाथी में भी होते हैं क्या? वासडे फेरेंस किस में काटा जाता है? अरे किस में बांटा है? वासडे फेरेंस किस में काटा जाता है? महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, दोनों, अस्थायी नसबंदी। वासडे फेरेंस, इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट हो जाता ना तो समझ में आ जाता आप लोगों के ये क्वेश्चन पक्का। बी पे आप लगा दो, पुरुष नसबंदी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 है, कौन सा एसिड होता है? पढ़ लो आप लोग इस चीज़ को। मैं कौन सा अम्ल होता है? ए पे टिक लगाओ, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड होता है यार, तो सिट्रिक एसिड होता है तो स्वाद क्या इसका खट्टा होता है क्या भैया? ये तो टेस्ट लेने वाला जाने। गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली गतियों को कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली गतियों को कहते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ो फिर मैं बताता हूँ भाई क्या कहते हैं। ए पे आप टिक लगा दो, इनोवोलेशन और इनवेजिनेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 55 देखो, अंडाणु में दूसरा परिपक्वता विभाजन कहाँ होता है? अंडाणु में दूसरा परिपक्वता विभाजन कहाँ होता है? सी पे टिक लगा दो, फेलोपियन ट्यूब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, दोहरा गर्भाशय किस में होता है? अरे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी पे आप टिक लगा दो, मर्सूपियल। दोहरा गर्भाशय किस में होता है? मर्सूपियल में होता है। ठीक है, मर्सूपियल में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 देखो, यदि मुख ब्लास्टोपोर से विकसित होता है तो जीभ कहलाते हैं। यदि मुख जो है ना वो ब्लास्टोपोर से विकसित होता है तो जीभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चारों ऑप्शन पढ़ो, बी पे आप लगा दो, प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 है, लार्वा अवस्था में प्रजनन कहलाता है। लार्वा अवस्था में प्रजनन कहलाता है और वो कहलाता है पैडोजेनेसिस। ठीक है, लार्वा अवस्था में जब प्रजनन होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? पैडेनोजेनेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, आँख का विकास किस परत से होता है? अब फंस गए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है, ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है मैंने। आँख का विकास किस परत से होता है? आँख का विकास किस परत से होता है? वो होता है, ए पे आप टिक लगाओ, एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 देखो, जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला प्रयोगात्मक सिद्धांत है। जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला प्रयोगात्मक सिद्धांत है, वो है, ए पे टिक लगाओ, रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 61 एक बार अच्छे से पढ़ो, गैलापागोस द्वीप किसके नाम से जुड़ा है? द्वीपा यानी कि गैलापागोस द्वीप किसके नाम से जुड़ा है? तो किसके नाम से जुड़ा है? वो सी पे आप टिक लगाओ, डार्विन के नाम से जुड़ा है। डार्विन भी बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी के अंदर। अच्छा, सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी है, डाइमेट्रोडोन, डोडो, आर्कियोप्टेरिक्स। सी पे आप टिक लगा दो, यही लग रहा है ना। चलो एक बार देख लेते हैं 62 का राइट ऑप्शन कौन सा है। हाँ यही है, आर्कियोप्टेरिक्स। आपने देखा है ये? रियल में देखा? किताबों में तो बहुत देखा होगा पर रियल में आपने नहीं देखा होगा। स्वाता जननवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? स्वाता जननवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था बहुत बढ़िया इंसान था, यानी कि एपिक्यूरस। ठीक है, एपिक्यूरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, हृदय का क्रैमिक विकास 2 से 4 कक्ष किस नियम को दर्शाता है? हृदय का क्रैमिक विकास 2 से 4 कक्ष किस नियम को दर्शाता है? वो दर्शाता है बायोजेनेटिक नियम को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 65 देखो, घोड़े के विकास में सबसे प्रारंभिक जीवाश्म कौन सा है? घोड़े के विकास में सबसे पुराना जीवाश्म कौन सा है? वो है तुम्हारा इयोहिप्पस। ठीक है, सबसे पुराना जीवाश्म है ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 66 देखो, सरीसृपों का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? सरीसृपों का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? बी पे आप टिक लगाओ, मेसोजोइक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबूतर और मच्छर के पंख क्या प्रदर्शित करते हैं? कबूतर और मच्छर के पंख क्या प्रदर्शित करते हैं? अभिसारी विकास को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, विशेष सृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? विशेष सृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? डी पे आप टिका दो, फादर सुआरेज ने। कितना शानदार नाम है सुआरेज, बस क्या बताएं यार। बस किसने अजीबोत्पत्ति
के सिद्धांत का खंडन किया? अरे वाह, किसने अजीवोत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया? हाँ, खंडन किया। वो किया था फ्रांसिको रेड्डी ने, स्पंजल जानी ने, लोइस पास्कल ने, सभी ने किया था। डी पे आप टिक लगा दो, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अनुकूलन की समानता को कहा जाता है? प्रतिगामी विकास, समांतर विकास, अनुकूली विकास या अभिसारी विकास? अनुकूलन की समानता को कहा जाता है, अनुकूलन की समानता को कहा जाता है यार, क्या कहा जाता है? डी पे आप टिक लगाओ, अभिसारी विकास। विकास तो हम 10 साल पहले कर देते, पर विकास की हम मना मानी। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती हैं आपको देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अवशेषी अंग नहीं है? तो यार निम्नलिखित में से कौन अवशेषी अंग नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। नाखून जो है ना वो अवशेषी अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो एक बार, सबसे पुराना जीवाश्म कौन सा है? सबसे पुराना जीवाश्म कौन सा है? और ये क्वेश्चन आपने पढ़ भी रखा है पिछले लेक्चर में, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 73, जलवायु परिवर्तन का तात्कालिक परिणाम क्या है? जलवायु परिवर्तन का तात्कालिक परिणाम विलुप्ति दर में वृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, जमीन पर बसने वाले पहले जानवरों की विशेषता थी? जमीन पर बसने वाले पहले जानवरों की विशेषता थी, वो थी वे पानी पर आंशिक निर्भर थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, गुणसूत्र में न्यूक्लियोटाइड्स के परिवर्तन को कहते हैं? गुणसूत्र में न्यूक्लियोटाइड्स के परिवर्तन को कहते हैं, तो वो उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो 75 क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर में कवर करवाए हैं। एक मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका फिनिश हो गया, और इसी मॉडल प्रैक्टिस सेट को आपको अच्छे से कवर कर लेना, और ये चेक कर लेना कितने क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं। मेनली काम प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर का क्या होता है, आपको खुद को ये पता होना कि हमसे कितने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के सोल्व हो रहे हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।